हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। क्या है दोस्तों, पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, जो कि क्या है हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे यूपी दुर्गा का एग्जाम है, इसके लिए भी पूरा अथी है, इम्पोर्टेंट है। बिहार पुलिस और यूपी पुलिस और बिहार दुर्गा मेंस एग्जाम के लिए वैदिक सभ्यता जितना क्वेश्चन बनने वाला है ना, सबका सब क्या है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आप लोग देखते हैं और हम भी आगे वीडियो में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या सब होता है। ठीक है दोस्तों, इसका चैप्टर का नाम क्या है, वैदिक सभ्यता। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। हम क्या बोलता है दोस्तों, वैदिक युग जो है ना, क्या बोलता है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वैदिक युग क्या है। वैदिक युग जो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला था दोस्तों। कब से चला था वैदिक युग जो है 1500 युग से लेकर के 1500 युग से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चला था दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं। और आगे क्या बोल रहा है, आरंभिक वैदिक युग की शुरुआत। आरंभिक वैदिक युग की शुरुआत कब हुआ था, 1500 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। ठीक है, और देखते हैं आगे हम क्या बोल रहा है। प्रारंभिक वैदिक युग का अंत और वैदिक युग की शुरुआत कब हुआ है दोस्तों, 1000 ईसा पूर्व में हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा प्रारंभिक वैदिक युग का अंत और वैदिक युग की शुरुआत कब हुआ था, 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं वैदिक युग का अंत दोस्तों। वैदिक क्या बोला, वैदिक युग का अंत। क्वेश्चन पूछेगा वैदिक युग का अंत कब हुआ है, 600 ईसा पूर्व में हुआ है। वैदिक युग का अंत कब हुआ दोस्तों, 600 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम क्या बोल रहा है दोस्तों, थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे हम बोल रहा क्या, वेद शब्द का अर्थ संस्कृत में श्रेष्ठ ज्ञान है दोस्तों। क्या है, क्वेश्चन पूछेगा वेद शब्द का अर्थ संस्कृत में क्या है, श्रेष्ठ ज्ञान है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, वेद का संकलन वेद व्यास ने किया था। पूछेगा वेद का संकलन किसने किया था, तो वेद का संकलन वेद व्यास ने किया था दोस्तों। ठीक है, वैदिक युग की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक हुई थी दोस्तों। पूछेगा वैदिक युग की शुरुआत कब से कब तक हुई है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हुई थी। यह निम्नलिखित महत्वपूर्ण सभ्यता है जो 1400 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के घटने के बाद प्राचीन भारत में हुई थी दोस्तों। क्या पूछ रहा है, 1400 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता के घटने के बाद प्राचीन भारत में हुई थी। ठीक है, इस काल में वेदों की रचना हुई और जो इस गुण युग के नाम से नाम देते हैं दोस्तों। इस काल में क्या था, वेदों की रचना हुई है, जो इस युग के नाम देते हैं। वेद इस युग के बारे में ज्ञान का मुख्य स्रोत भी है दोस्तों। क्या बोल रहा है, वेद इस युग के बारे में ज्ञान का मुख्य स्रोत है। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद सभ्यता की अगली लहर भारत के आड़े कब्जे के रूप में आकर लगने लगी। ठीक है, गंगा का मैदान सभ्यता ने सिंधु सभ्यता हिंदू धर्म के साथ संबंधित भारतीय संस्कृति की नींव रखी है। ठीक है, वैदिक युग हिंदू धर्म के पुराने समय और पुरानी शैली संस्कृत लेखन जैसे मौर्य साम्राज्य और महाभारत राज्यों द्वारा फांसा हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोला आर्य की उत्पत्ति। ठीक है, देखते हैं आर्यों की उत्पत्ति कैसे हुआ है। देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, आर्यों की उत्पत्ति दोस्तों। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या बोलता है, आर्य की उत्पत्ति में शब्द आर्यन संस्कृत शब्द आर्य से बना है दोस्तों, जिसका अर्थ महान और क्या है, नैतिक है दोस्तों। ठीक है, क्या बोला है, शब्द आर्यन संस्कृत के शब्द आर्य से बना है, जिसका अर्थ महान और क्या है, नैतिक है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। क्या बोला, यह सहमति और इंडो आर्यन भाषा संस्कृत बोलते थे दोस्तों। आर्यों को जो उत्पत्ति हुई थी, आर्यों का लोग जब भारत आए थे, यह सहमति और इंडो आर्यन भाषा संस्कृत बोलते थे। कौन भाषा बोलते थे, तो पूछेगा संस्कृत भाषा बोलते थे। ठीक है, उन्होंने हड़प्पा की शहरी जीवन शैली की तुलना में ग्रामीण जीवन का नेतृत्व किया था दोस्तों। उन्होंने हड़प्पा की शहरी जीवन शैली की तुलना में एक ग्रामीण जीवन का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे और क्या बोल रहा है, आर्यों को आयु की वैदिक युग के रूप में जाना जाता है दोस्तों। आर्यों की आयु को वैदिक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस काल में 4 प्रमुख वेदों की रचना की गई थी दोस्तों। क्योंकि इस काल में कितना वेदों की रचना की गई थी, 4 प्रमुख वेदों की रचना की गई थी। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, आर्यों की कुशल योद्धा और डेयरी पशु चाराबाहों के रूप में
और उन्हें सक्षम घुड़सवार बना दिया था दोस्तों। क्या बोला, आर्य कुशल योद्धा थे। आर्य क्या थे, कुशल योद्धा थे, ठीक है। डेयरी और पशु चारावाहों के रूप में उनके अनुभव उनके सक्षम घुड़सवार बना दिए थे दोस्तों, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आगे में क्या बोल रहा है। जैसे आर्य की उत्पत्ति के बारे में उनकी राय जो है देखते हैं। बोला आर्य की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों और उनकी राय क्या क्या है दोस्तों। जो आर्य की उत्पत्ति हुआ है ना, उसके अनुसार विद्वानों को कौन कौन विद्वानों क्या सब राय है। जैसे में क्या बोला है, बाल गंगाधर तिलक, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था, बोला कि माना जाता है कि आर्य अंटार्कटिक क्षेत्र से आए थे उनकी खगोलीय गणना के बाद। क्या बोला है, बाल गंगाधर तिलक बोला है माना जाता है कि आर्य अंटार्कटिक क्षेत्र से आए थे उनका खगोलीय गणना के बाद में। चलिए आगे क्या बोलता है, आगे विद्वान में क्या रहा है। जैसे क्या है, तारानाथ, क्या है, तारानाथ। तारानाथ ने क्या बोला है, माना कि आर्य तिब्बत से आए थे। क्या बोला है, तारानाथ ने क्या बोला है, माना कि आर्य तिब्बत से आए थे दोस्तों, इसका भी याद रखिए ना, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे विद्वान जो है क्या बोला, एक आगे विद्वान में कौन है, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर साहब ने क्या बोला है, क्या दावा किया गया कि आर्य मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, सप्त सैंदव प्रदेश से आए थे दोस्तों। मैक्स मुलर ने क्या बोला है, दावा किया गया है कि आर्य मध्य एशिया में ईरान, अफगानिस्तान, सप्त सैंदव प्रदेश से आए थे, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे में क्या बोल रहा है, वेद का खंड, ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा हम जूम आउट कर लेते हैं हल्का सा। चलिए आगे में क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है क्या, वेदों का खंड, क्या है, वेदों का खंड। वेद का कितना खंड है, इसमें क्या बोला, इसमें साहित्यिक उत्पादन के 3 खंड शामिल है दोस्तों। क्या था, इसमें साहित्यिक उत्पादन के 3 खंड शामिल है। कौन कौन, साहित्य, संहिता या मंत्र, क्या था, ये भजन, प्रार्थना, आकर्षण, वाद, यज्ञ सूत्र के संग्रह है दोस्तों, ठीक है। जैसे ब्राह्मण कहता है यह एक प्रकार का आदिम धर्म शास्त्र और ब्राह्मण का दर्शन है, ब्राह्मण में, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। आगे हम देखते हैं क्या बोला, आरण्यक और उपनिषद। आरण्यक का होता है दोस्तों, आरण्यक और उपनिषद वे आंशिक रूप से ब्राह्मणों में शामिल हैं या जुड़े और आंशिक रूप से अलग काम के रूप में मौजूद है दोस्तों। आरण्यक और उपनिषद ने कहा है, ठीक है। चलिए क्या बोलता है, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य क्या है दोस्तों, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे का टॉपिक क्या है, वैदिक साहित्य, ठीक। क्या बोल रहा है, सबसे महत्वपूर्ण वैदिक शास्त्र वेद है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलेगा, सबसे महत्वपूर्ण वैदिक शास्त्र क्या है, वेद है। वेदों को अपुरुषय कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, वेदों को अपुरुषय कहा जाता है। मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं बल्कि ईश्वर प्रदत्त और अति सभी अंतकाल में विद्वान है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे में क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि चार प्रमुख वेद क्या था दोस्तों, वेद के कितना प्रमुख होता है, वेद कितने प्रकार के हैं। क्या बोला, 4 प्रमुख वेद वैदिक साहित्य का गठन करते हैं। कौन कौन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और दोस्तों अथर्ववेद। वेद कितना है, 4 गो। कौन कौन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कितना वेद है, 4 गो। आप लोग याद रखना कौन कौन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। हम जानते हैं आप लोग को याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बोल रहा क्या दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद तरह मतलब वेदों को तिकड़ी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। वेद को तिकड़ी के रूप में कौन कौन वेद आता है, एक आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आता है दोस्तों, ठीक है। अथर्ववेद सबसे नया और बाद में जोड़ा गया है दोस्तों। अथर्ववेद जो कौन पूछेगा क्वेश्चन, कौन सा वेद सबसे बाद में जोड़ा गया है और कौन सबसे वेद नया वेद है, तो अथर्ववेद कौन है, अथर्ववेद। आप लोग भी इसको याद रखेगा। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का दबा दीजिएगा, जो कोई भी वीडियो छोड़ने से पहले आप लोगों के पास क्या पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे में क्या दोस्तों, ऋग्वेद। क्या बोलता है, ऋग्वेद कितना वेद है, 4। तो पहला वेद क्या है, ऋग्वेद। क्या बोलता है, ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद क्या है दोस्तों, सबसे पुराना वेद कौन है, ऋग्वेद। गीत के संग्रह, ऋग्वेद में क्या है, गीत के संग्रह। भगवान की स्तुति में 10 मंडल और 1028 क्या है दोस्तों, भजन है। ऋग्वेद में क्या है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में क्या चीज अथी है, गीत संग्रह का है। भगवान की स्तुति कितना है, 10 बार हुआ है। मंडल कितना है, 1028 भजन है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या है, सामवेद, मंत्रों और गीतों की पुस्तक। मंत्रों और गीतों की पुस्तक किसको बोलता है, सामवेद को। भारतीय शास्त्रीय संगीत इसके आगे इससे आगे बढ़ा है दोस्तों। भारतीय संस्कृत में जो गीत है ना, किससे बढ़ा है आगे, तो सामवेद से आगे बढ़ा है।
ठीक है। चलिए आगे वेद, अगला वेद देखते हैं। अगला हम कौन है दोस्तों? अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद क्या बोल रहा है? जादुई मंत्र की पुस्तक, जादुई मंत्र की पुस्तक किसमें है? अथर्ववेद में है। इसमें जादू, तंत्र, मंत्र और मंत्र शामिल है दोस्तों। जादू, इसमें जादू, मंत्र और मंत्र भी शामिल है। मंत्र तंत्र किसमें शामिल है? अथर्ववेद में, अथर्ववेद में। ठीक है, देखते हैं आगे। आगे यजुर्वेद, यजुर्वेद क्या बोल रहा है? बलि प्रदा, बलि प्रार्थना की पुस्तक, और केवल वेद, वेद गद्य और कविता में संकलित है दोस्तों। यजुर्वेद में क्या है? बलि प्रथा, बलि प्रार्थना की जो चर्चा किसमें है? यजुर्वेद में है। ये भी आप लोग याद रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे क्या बोलता है? आगे बोल रहा है वैदिक परंपरा के साहित्य में 6 साहित्यिक रचनाएं शामिल है दोस्तों। वैदिक परंपरा के साहित्य में 6 साहित्यिक रचना शामिल है। तो कौन कौन शामिल है दोस्तों? एक में क्या बोल रहा है? वेदांग सूत्र। दो में क्या बोल रहा है? स्मृति धर्मशास्त्र। तीन में क्या बोल रहा है? महाकाव्य। चौथा क्या है? पुराण। पांचवा में क्या है? उपवेद। छठा में क्या है? 7 दर्शन है दोस्तों। कितना है? 6 को। कौन कौन है? वेदांग सूत्र, स्मृति धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र, महाकाव्य, महाकाव्य, पुराण, उपवेद और 7 दर्शन है। आप लोग इसको भी याद रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है? वेद। अगला में क्या है दोस्तों? वेद। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखना है। कहते हैं ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद क्या है? 6 मंडल, 6 मंडल, 0 से 7 को गोत्र या वंश मंडल कहा जाता है दोस्तों। ऋग्वेद में क्या है? 6 मंडल, 0 से 7, 0 से 7 को गोत्र या वंश मंडल कहा जाता है। कहा जाता है कि, कहा जाता है, क्या बोला? कहा जाता है कि 0, 1वें और 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया है दोस्तों। क्या बोला है? कहा जाता है कि ऋग्वेद में 1वें और 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, 10वें मंडल में प्रसिद्ध 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 पुरुष सूतक है, जो पुरुष सूतक है, जो प्रसिद्ध वर्ण प्रणाली को समझाते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है? ऋग्वेद के कहा जाता है कि 1वें और 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया। 10वें मंडल में प्रसिद्ध कहता है पुरुष सूक्त है दोस्तों। 10वें मंडल का प्रसिद्ध क्या है? पुरुष सूक्त, जो प्रसिद्ध वर्ण प्रणाली को समझाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें कौन कौन है? पुरुष सूक्त में प्रणाली को समझाते हैं कौन कौन है इसमें? एक होता है ब्राह्मण, एक में क्या है? ब्राह्मण। दूसरा में कहता है क्षत्रिय। तीसरा में कहता है वैश्य। चौथा कौन है? शूद्र। ठीक है, एक में क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है? चारों वेदों के अलावा ब्राह्मण, उपनिषद, आर्यक और महाकाव्य, रामायण और महाभारत इस युग के अन्य उल्लेखनीय साहित्य थे। क्या? तो चारों वेदों के अलावा ब्राह्मण, उपनिषद, आर्यक और महाकाव्य, रामायण और महाभारत इस युग के अन्य उल्लेखनीय साहित्य थे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे में क्या बोला? ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण केवल वैदिक भजन, ब्राह्मण का काम क्या था? वैदिक भजन, अनुष्ठान और दर्शन के बारे में लिखते थे। ब्राह्मण क्या करते थे? वैदिक भजन, अनुष्ठान और दर्शन के बारे में लिखते थे दोस्तों। चलिए देखते हैं आर्यक। आर्य जो है ना, उसका क्या काम था? रहस्यवाद, संस्कार और कर्म कांड से संबंधित, मतलब 7 आर्य कांड है दोस्तों। क्या है? आर्य का काम क्या थे? रहस्यवाद को कुछ खोज करना, संस्कार और कर्म कांड के बारे में संबंधित आर्य कांड कौन करते थे? आर्य करते थे दोस्तों। उपनिषद, उपनिषद से क्या काम था? क्या बोलता? आत्मा, प्रकृति के रहस्य को निपटने वाला दार्शनिक ग्रंथ या वेदों का अंतिम भाग है, क्योंकि इसे वेदांत के रूप में जाना जाता है। 108 उपनिषद है, जिनमें से 11 क्या है दोस्तों? महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक उपनिषद की संख्या कितना है? 108 को है। उपनिषद की संख्या कितना है? 108 को है, जिनमें क्या है? 11 दोस्तों महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे में क्या है? रामायण। रामायण का रचयिता कौन है दोस्तों? आगे टॉपिक है रामायण। रामायण वाल्मीकि जी द्वारा लिखित है। रामायण कौन लिखा है? वाल्मीकि जी ने द्वारा लिखित है। महाभारत, महाभारत का रचयिता कौन है दोस्तों? वेद व्यास जी द्वारा लिखित है। किसने लिखा है? वेद व्यास जी द्वारा लिखित क्या है? महाभारत है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे में क्या है दोस्तों? आगे बोला है सामवेद। अगला चीज क्या है? सामवेद। क्या था? सामवेद में धुन और मंत्र शामिल है दोस्तों। क्या बोल रहा है? सामवेद में क्या है? इस सामवेद में धुन और मंत्र शामिल है। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है? सामवेद में धुन और मंत्र शामिल है। यह एक पुराना वैदिक संस्कृत पाठ और हिंदू धर्म के ग्रंथ लेखन का हिस्सा है। ठीक है, 4 वेद, चारों वेदों में 4 वेद में से एक, 4 वेद में से एक यह एक अनुष्ठानिक पुस्तक है, जिसमें 1549 छंद शामिल है। ऋग्वेद के 75 छंदों को छोड़कर सब कुछ लिखा लिया गया है दोस्तों। ऋग्वेद को 75 छंदों को छोड़कर सब कुछ लिया गया है, किसमें? सामवेद में लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
आगे में क्या है, यजुर्वेद दोस्तों, ठीक है। आगे यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या बोल रहा है, यह यज्ञीय सूत्र का संग्रह है दोस्तों। क्या है यह यजुर्वेद, यह यज्ञीय सूत्र का क्या है, ये संग्रह है। इसमें 40 मंडल शामिल है दोस्तों। पूछेगा क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितना, यजुर्वेद में कितना मंडल शामिल है, 40 मंडल शामिल है, ठीक है। विशेष रूप से 2 प्रकार का यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। विशेष रूप से 2 प्रकार का यजुर्वेद है, कितना है, कौन कौन है, 2 प्रकार का, एक है शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे में क्या बोला, शुक्ल यजुर्वेद में क्या है दोस्तों, उत्पत्ति। शुक्ल यजुर्वेद में क्या चीज होती है, उत्पत्ति का। कृष्ण यजुर्वेद में वास्य या दर्शन का चित्रण है दोस्तों। कृष्ण यजुर्वेद में वास्य या दर्शन का क्या है दोस्तों, चित्रण है, ठीक। चलिए अगला वेद देखते हैं। आगे में कौन सा वेद है, एक अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद ये क्या बोल रहा है, यह गाने और मंत्रों का संग्रह है दोस्तों। अथर्ववेद क्या है, गाने और मंत्रों का क्या है, संग्रह है, ठीक है। इसमें से 731 स्तुति और 20 मंडल शामिल है दोस्तों। अथर्ववेद में 731 स्तुति तथा स्तुति के साथ 20 मंडल क्या है, शामिल है, ठीक है। यह मंत्र की मदद से जादू सम्मोहन दास्ता से संबंधित है। यह अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद यह मंत्र की मदद से जादू सम्मोहन दास्ता से संबंधित है, ठीक है। यह अन्य 3 वेदों की तुलना निचले स्तर पर सम्मानित है दोस्तों। यह इन 3 वेदों की तुलना निचले स्तर पर क्या है, द्वारा सम्मानित है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे में क्या है, वेदांग कितना बोलता है, वेदांग की संख्या कितना है, वेदांग कितना संख्या है दोस्तों, 6 गो। वेदांग की संख्या कितना है, 6 गो। एक हुआ वेदांग, एक होता है उदाहरण, क्या है, ठीक है। चलिए वेदांग 1 देखते हैं। एक क्या बोला है, शिक्षा, मतलब क्या था, ध्वनि विज्ञान, ठीक है। इसमें क्या था, प्रतिष्ठा ध्वनि विज्ञान सबसे पुराना पाठ है दोस्तों। क्या होता है, शिक्षा में क्या था, ध्वनि विज्ञान, क्या था, प्रतिष्ठा ध्वनि विज्ञान सबसे पुराना पाठ है। दूसरा में क्या बोला, कल्पसूत्र क्या है दोस्तों, अनुष्ठान। कल्पसूत्र में क्या, अनुष्ठान, स्रोत सूत्र, शुल्प सूत्र यज्ञ से संबंधित है। गिरिज सूत्र पारिपारिक समारोह से संबंधित है। धर्म सूत्र वर्णों मतलब आश्रमों से संबंध आदि से संबंधित है, ठीक है। जैसे व्याकरण, तीसरा में क्या, व्याकरण जिसको क्या बोलते हैं, ग्रामर। अष्टाध्यायी पाणिनि दुनिया का सबसे पुराना व्याकरण है दोस्तों। क्या बोल रहा है, व्याकरण में क्या है, ग्रामर। अष्टाध्यायी पाणिनि दुनिया का सबसे पुराना क्या है, व्याकरण है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे में क्या है, चौथा में क्या है, निरुक्त व्युत्पत्ति। क्या था दोस्तों, निरुक्त व्युत्पत्ति क्या है, निरुक्त के निधुंत एक संग्रह कठिन वैदिक शब्दों पर आधारित है दोस्तों। कहते हैं निरुक्त व्युत्पत्ति क्या है, निरुक्त के निधुंत एक संग्रह कठिन वैदिक शब्दों पर क्या है, आधारित है। पाठ में क्या है, छंद, मतलब क्या है, मैट्रिक्स, मतलब छंद सूत्रों के प्रसिद्ध पाठ है दोस्तों। छंद क्या होता है दोस्तों, छंद मैट्रिक्स क्या है, छंद सूत्रों का प्रसिद्ध पाठ है। छठा में क्या है, ज्योतिष क्या है, खगोल विज्ञान। ज्योतिष का मतलब क्या था, खगोल विज्ञान। वेदांग ज्योतिष सबसे पुराना प्रसिद्ध पाठ है दोस्तों। वेदांग ज्योतिष क्या है, सबसे पुराना प्रसिद्ध क्या है, पाठ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोलता है दोस्तों, स्मृति, मतलब स्मृति धर्मशास्त्र क्या है। आगे में क्या है, स्मृति धर्मशास्त्र क्या था, 6 प्रसिद्ध स्मृति है दोस्तों, ठीक है। कितना प्रसिद्ध स्मृति है, 6। कौन कौन, एक वहाँ मनु स्मृति, दूसरा क्या था, याज्ञवल्क्य स्मृति, 3 में नारद स्मृति, चौथा में होता है पराशर स्मृति, 5 में होता है बृहस्पति स्मृति, 6 में कहता है कात्यायन स्मृति। कितना स्मृति है, 6 गो। कौन कौन, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति दोस्तों। आप लोग इसको याद रखना, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, महाकाव्य। क्या है दोस्तों, आगे में महाकाव्य। एक में क्या है, महाकाव्य रामायण वाल्मीकि। क्या रामायण किसका रचयिता कौन है, वाल्मीकि। इसे आदि काव्य दुनिया का सबसे पुराना महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इसमें 24,000 श्लोक और 7 कांडों में छंद है दोस्तों। क्या बोला, रामायण में क्या है, महाकाव्य रामायण वाल्मीकि। इसे आदि काव्य दुनिया का सबसे पुराना महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इसमें 24,000 श्लोक और 7 कांडों में क्या है दोस्तों, छंद है। दूसरा में क्या है, महाभारत का रचयिता कौन है, वेद व्यास। क्या है दोस्तों, वेद व्यास है। दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य है, ठीक है। इसमें कितना है दोस्तों, 1,00,000 श्लोक और पर्णव क्या है, छंद है। पर्णव में छंद है दोस्तों। महाभारत में क्या है, वेद व्यास दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य। इसमें कितना 1,00,000 श्लोक है, पर्णव है और क्या है, छंद है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या है दोस्तों, पुराण। क्या बोल रहा है, आगे हमको क्या है, पुराण। क्या दोस्तों, आगे में पुराण।
पुराण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पुराना होता है। पुराण का अर्थ क्या होता है? पुराना होता है। 18 प्रसिद्ध पुराण है दोस्तों। पुराण का संख्या कितना है? 18, ठीक है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण ग्रंथ है दोस्तों। मत्स्य पुराण क्या है? सबसे पुराना पुराण ग्रंथ है। इसको भी आप लोग याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण ग्रंथ है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला? अन्य महत्वपूर्ण पुराण भागवत विष्णु वायु और ब्रह्मांड है दोस्तों। तो क्या बोल रहा है? अन्य महत्वपूर्ण पुराण कौन है? भागवत, विष्णु, वायु और ब्रह्मांड है, ठीक है। पुराणों में विभिन्न शाही राजवंशों की वंशावली का वर्णन है दोस्तों। पुराणों में विभिन्न शाही राजवंशों की वंशावली का क्या है? वर्णन है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे में क्या बोलना है? उपवेद। आगे क्या है दोस्तों? अगला टॉपिक क्या है? उपवेद। क्या है? वेदों के सहायक विषय उपवेद है दोस्तों। क्या बोला? वेदों के सहायक विषय क्या है? उपवेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के उपवेद क्रमशः अर्थात सैन्य, विभाग, विज्ञान, संगीत और नृत्य और चिकित्सा क्षेत्र है दोस्तों। 5 उपवेद है जिनमें किसी सार्थक के रूप में देखा जाता है दोस्तों। उपवेद की संख्या कितना है? 5 है। क्या वेदों की संख्या में विषय उपवेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उपवेद क्रमशः अर्थशास्त्र, सैन्य, विज्ञान, संगीत, नृत्य और चिकित्सा क्षेत्र है। उपवेद जिनकी संख्या कितना है दोस्तों? 5 देखा गया है, ठीक है। कौन कौन है? चलिए हम आगे देखते हैं। आगे में क्या दोस्तों? उपवेद, ठीक। और क्या? संबंधित। उपवेद क्या दोस्तों? संबंधित। आयुर्वेद क्या है दोस्तों? चिकित्सा के लिए। किसमें है? ऋग्वेद में है। ऋग्वेद से संबंधित। आयुर्वेद में किसका उपवेद है? चिकित्सा के लिए। इसका उपवेद क्या था? ऋग्वेद। गंधर्ववेद इसके किसके लिए प्रसिद्ध है? संगीत के लिए। गंधर्ववेद किसके लिए प्रसिद्ध है? संगीत के लिए। कौन सा वेद में? सामवेद में दोस्तों, ठीक है। धनुर्वेद मतलब क्या है? तो धनुर्वेद में किससे संबंधित है? उपवेद। धनुर्वेद का उपवेद क्या है? तीरंदाजी के लिए। किसमें है? यजुर्वेद के लिए, ठीक है। सील वेद, अथर्ववेद मतलब क्या था? सील विज्ञान। किसका उपवेद है? अथर्ववेद का दोस्तों। अथर्ववेद से संबंधित है किसका? मतलब सील वेद और अथर्ववेद किसका है? अथर्ववेद का सील विज्ञान के लिए है, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे में क्या बोल रहा है? साध दर्शन, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? साध दर्शन। आप लोग इसको भी याद रखना। क्या है? सात दर्शन सत्य शिक्षण, यह 6 साधन और सत्य के 6 प्रदर्शन है, ठीक है। दर्शन के इन संप्रदाय में प्रत्येक अपनी अवधारणाओं, घटनाओं, कानून और मान्यता के संदर्भ में एक या दूसरे तरीके से भिन्न होता है, ठीक है। प्रत्येक दर्शन ने अपने तरीके से वेदों के विभिन्न भागों को विकसित, व्यवस्थित और संबंधित किया है। प्रत्येक प्रणाली का अपना सूत्रकार अर्थात एक महान ऋषि है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसमें कुछ नया नहीं था, आगे देखते हैं। आगे में क्या है? दर्शन। क्या है दोस्तों? दर्शन। आगे क्या है? दर्शन और उसका क्या है? संस्थापक। तो सांख्य दर्शन जो है ना, इसका संस्थापक कौन है? कपिल है दोस्तों। सांख्य दर्शन का संस्थापक कौन है? कपिल है। योग दर्शन, इसका संस्थापक कौन है? पतंजलि दोस्तों। योग दर्शन का संस्थापक कौन है? पतंजलि है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन का संस्थापक कौन है? गौतम है दोस्तों। क्या बोला? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन का संस्थापक कौन है? गौतम है। वैशेषिक दर्शन, इसका संस्थापक कौन है? उल्का कनारा दोस्तों। उल्का क्या? उल्का कनारा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला? पूर्व। आगे में क्या है दोस्तों? पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा का संस्थापक कौन है? जैमिनी। पूर्व मीमांसा का संस्थापक कौन है? जैमिनी। उत्तरा मीमांसा। उत्तरा मीमांसा का संस्थापक कौन है? वादरायण। वादरायण है दोस्तों। उत्तरा मीमांसा का संस्थापक कौन है? वादरायण है। ये पूरा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जितना हम अति देखें क्या है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग याद रखना। पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी से आएगा। जितना भी यूपी द्वारा पूछेगा ना, सब इसी से आएगा, ठीक है। वैदिक युग से क्या है? अब बोला वैदिक काल का वर्गीकरण। क्या बोला दोस्तों? अगला टॉपिक है वैदिक काल का वर्गीकरण। क्या है? देखते हैं। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को 2 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक में है प्रारंभिक वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, कौड़िक वैदिक काल भी कहा जाता है दोस्तों। प्रारंभिक वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व कौड़िक वैदिक काल भी कहा जाता है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल कितना से कब तक है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। आप लोग इसको भी याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है? प्रारंभिक वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है दोस्तों। क्या है? प्रारंभिक वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, ठीक है। प्रारंभिक वैदिक काल में राजनीतिक संगठन है दोस्तों। क्या? प्रारंभिक वैदिक काल में क्या है दोस्तों? राजनीतिक संगठन है। आप लोग इसको भी याद रखना, ठीक है।
क्या बोला, कुल राजनीतिक संगठन की मूल इकाई थी, कुल नेता के कुलपा थे दोस्तों, कुल राजनीतिक संगठन की मूल इकाई थी, कुल नेता के क्या था, कुलपा थे। ठीक है, कई परिवारों ने मिलकर एक ग्राम का गठन किया दोस्तों। प्रारंभिक वैदिक काल में कई परिवारों ने मिलकर एक ग्राम का गठन किया। ग्राम का नेता ग्रामणी था दोस्तों, ग्रामणी था। क्या था, ग्राम का नेता कौन था, ग्रामणी था। ठीक है, ग्रामों के समूह को विष कहा जाता था दोस्तों, ग्रामीणों के समूह को क्या कहा जाता था, विष कहा जाता था, जिसकी अध्यक्षता विषपति ने की थी। क्वेश्चन पूछेगा, ग्रामों के समूह क्या कहा जाता था, विष कहा जाता था, जिसकी अध्यक्षता विषपति ने की थी। ठीक है, राजन के नेतृत्व में सर्वोच्च राजनीतिक और प्रशासनिक समूह ज्ञान या जनजाति था। कई आदिवासी डोमेन थे, भरत, मत्स्य और युद्धसंध क्या था, पूरी था दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे में क्या बोल रहा है दोस्तों, आगे बोल रहा है क्या, ऋग वैदिक राजवंश वंशानुगत राजतंत्र नहीं था, लेकिन उनकी क्षमता के आधार पर चयन किया जाता है दोस्तों। क्या बोला, ऋग वैदिक राजवंश वंशानुगत राजतंत्र नहीं था, लेकिन उनके क्षमता के आधार पर चयन किया जाता था। ठीक है, दो निकाय थे, सभा मतलब बड़ों का परिषद, और समिति मतलब क्या था, लोगों की आम सभा। सभा मतलब क्या होता था, बड़ों के परिषद, और समिति मतलब क्या होता था, लोगों की आम सभा। प्रतिफल के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे दोस्तों। क्या करते थे, प्रतिफल के लिए देवता से प्रार्थना करते थे। क्या प्रार्थना करते थे, कौन देवता से क्या प्रार्थना करते थे, चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्या बोला, प्रारंभिक वैदिक काल का समाज क्या है दोस्तों, प्रारंभिक वैदिक काल में समाज, ऋग वैदिक समाज मूल्यतः पितृसत्तात्मक था दोस्तों। क्या था, ऋग वैदिक समाज मूल्यतः पितृसत्तात्मक था। महिलाओं को अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास के लिए पुरुषों के समान अवसर थे, जैसे कि अपला, विश्वार, घोषण, लोपामुद्रा महिला कवित्री थी दोस्तों। महिलाएं लोकप्रिय सभाओं में जा सकती थी। क्या था दोस्तों, महिलाएं लोकप्रिय सभा में जा सकती थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे में क्या बोल रहा है, बाल विवाह सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं था दोस्तों। वैदिक सभ्यता में बाल विवाह सती प्रथा का कोई प्रमाण था, नहीं था। सामाजिक विभाजन कठोर नहीं थे दोस्तों। क्या था, सामाजिक विभाजन कठोर थे, नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, प्रारंभिक वैदिक काल, प्रारंभिक वैदिक काल में आर्थिक स्थिति दोस्तों। ठीक है, क्या बोला, प्रारंभिक वैदिक काल में आर्थिक स्थिति, ऋग वैदिक आर्य पशुपालन करने वाले पशुपालक थे। ठीक है, उत्तर भारत में अस्थायी रूप से बसने के बाद उन्हें कृषि शुरू की दोस्तों। क्या है, ऋग वैदिक आर्य पशुपालन करने वाले पशुपालक थे। उत्तर भारत में अस्थायी रूप से बसने के बाद उन्हें कृषि शुरू की। बढ़े मतलब जो बढ़ी जाति का लोग था वो हल का उत्पादन करते थे दोस्तों। ठीक है, बढ़ी जाति के लोग क्या करते थे, वैदिक काल में हम मतलब हल का उत्पादन करते थे। तांबा, कांस्य और के साथ में वस्तुओं को एक किस्म को और श्रमिक द्वारा बनाई गई थी दोस्तों। ठीक है, तांबा, कांस्य के साथ वस्तुओं की एक किस्म और श्रमिक के द्वारा क्या करते थे, बनाई गई थी दोस्तों। ठीक है, कताई एक महत्वपूर्ण काम था सूती और ऊनी कपड़ों के लिए दोस्तों। क्या था, कताई एक महत्वपूर्ण काम था सूती और ऊनी कपड़ों। सुनारों ने नए गहने बनाए दोस्तों। सुनार जाति के लोग क्या क्या नए गहने बनाए करते थे। कुम्हार ने घरेलू उपयोग के लिए कई तरह का बर्तन बनवाए दोस्तों। कुम्हार का काम क्या था, कुम्हार ने घरेलू उत्पादन के लिए क्या कहते कई तरह का बर्तन बनवाए थे दोस्तों। ठीक है, व्यापार शुरू में वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा संचालित किया गया था, लेकिन बाद के बड़े व्यापार के लिए निष्का नामक सोने का सिक्का का उपयोग करने के लिए हस्तांतरित कर दिया गया दोस्तों। क्या बोल रहा है, पहली जो शुरुआत में व्यापारी हुआ था किसके लिए हुआ था दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली के अनुसार से हुआ था, लेकिन बाद में क्या किया, लेकिन बाद के बड़े व्यापारों के लिए निष्का नामक सोने के सिक्के का उपयोग करने के लिए हस्तांतरित कर दिया गया दोस्तों। कौन नामक सिक्के का, निष्का नामक सोने का सिक्का दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। निष्का नामक सोने के सिक्के को उपयोग किया था। नदियों ने परिवहन के साधन के रूप में काम किया दोस्तों। नदियों ने परिवहन के साधन के रूप में क्या किया था, काम किया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक क्या है, प्रारंभिक वैदिक काल में धर्म। क्या दोस्तों बोला, प्रारंभिक वैदिक काल में धर्म। ठीक है, ऋग वैदिक आर्यों ने पृथ्वी, अग्नि, वायु, वर्षा और गड़गड़ाहट जैसे प्राकृतिक उपलों की पूजा और उन्हें कई देवताओं में बदल दिया दोस्तों। क्या होता है, ऋग वैदिक आर्यों ने पृथ्वी, अग्नि, वायु, वर्षा और गड़गड़ाहट जैसे प्राकृतिक उपलों की पूजा की और उन्हें कई देवताओं में बदल दिया दोस्तों। क्या कुछ महत्वपूर्ण ऋग वैदिक देवता कौन कौन, मतलब पृथ्वी, अग्नि मतलब क्या था, अग्नि, वायु का क्या होता है, वायु, वरुण मतलब क्या था, वर्षा, वरुण मतलब क्या होता है, वर्षा, इंद्र मतलब क्या था, बिजली दोस्तों। इंद्र मतलब क्या होता था, बिजली था। ठीक है, इंद्र सभी देवताओं में सबसे लोकप्रिय था दोस्तों। क्या था, इंद्र सभी देवताओं में सबसे लोकप्रिय था। अग्नि देवताओं और लोगों के बीच एक मध्यस्थ था दोस्तों। अग्नि क्या था, देवता और लोगों के बीच एक मध्यस्थ था। वरुण प्राकृतिक व्यवस्था के धारक थे दोस्तों। क्या था, वरुण क्या था,
प्राकृतिक व्यवस्था के धारक था। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्या बोला, देवी मतलब क्या था, अदिति और उषा। क्या बोलता है, देवी मतलब अदिति और उषा। न कोई मंदिर और न कोई मूर्ति पूजा दोस्तों, न कोई मंदिर और न कोई मूर्ति पूजा की आज के लिए, देवी के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे अगला टॉपिक क्या बोल रहा है, आगे में बोल रहा क्या, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 6 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था, 1000 ईसा पूर्व से 6 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संगठन है दोस्तों, क्या है उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संगठन है, क्या है, समामेलन द्वारा राज्य बड़े राज्यों के जनपद गठन किया दोस्तों। समामेलन द्वारा बड़े राज्य ने जनपद गठन किया। इसीलिए राजा की शक्ति में वृद्धि हुई और अपनी स्थिति को राजसूय अभिषेक समारोह या में घोड़े की बलि और वाजपेयी रथ दौड़ की तरह मजबूत बनाने के लिए विभिन्न धर्म रीति रिवाजों और बलिदानों को किया है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला, उत्तर वैदिक काल में समाज संगठन क्या है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में समाज संगठन। वर्ण व्यवस्था को प्रचलित हो गई। समाज के 4 विभाग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है दोस्तों। क्या बोला, उत्तर वैदिक काल में समाज संगठन कौन कौन समाज था, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य और शूद्र था दोस्तों। ठीक है, ब्राह्मण और क्षत्रिय अन्य तुलना में उच्च स्थान रखते थे दोस्तों। ठीक है, क्या बोल रहा है, ब्राह्मण और क्षत्रिय अन्य की तुलना में क्या करते थे, ऊंचा स्थान रखते थे। ठीक है, पेशे के आधार पर विभिन्न उपजातियां उभर कर सामने आई दोस्तों। पेशे का स्थान पर क्या हुआ, विभिन्न उपजातियां उभर कर सामने आई दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या बोला था दोस्तों, आर्य में क्या आता है, आर्य में कौन कौन थे, ब्राह्मण मतलब क्या था, पुजारी। ब्राह्मण में काम क्या था, पुजारी। क्षत्रिय मतलब क्या था, दोस्तों योद्धा। क्षत्रिय मतलब क्या होता था, योद्धा होता है। वैश्य मतलब क्या था, किसान व्यापारी। वैश्य में आता था किसान व्यापारी, किस में आता है दोस्तों, वैश्य में। गैर आर्य का काम क्या था, शूद्रास मतलब खेत मजदूर नौकर। जो गैर मतलब जो आर्य नहीं थे उसका काम क्या था, शूद्रास मतलब क्या था, खेत में मजदूर नौकर बनकर क्या करना, काम करना, जो गैर आर्य थे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या बोल रहा, उत्तर वैदिक काल में दोस्तों अर्थव्यवस्था क्या है, उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था क्या अर्थव्यवस्था था उत्तर वैदिक काल में, जो मतलब क्या इकोनॉमिक था उत्तर वैदिक काल में। कहाँ से इकोनॉमिक चल रहा था दोस्तों, कृषि से। जो कृषि, जौ से चावल और गेहूँ उगाने वाले लोगों का मुख्य काम बन गया था दोस्तों। चावल और गेहूँ उगाने वाला क्या था, जब लोगों का मुख्य काम बन गया था, मतलब खेती करना उत्तर वैदिक काल में क्या था दोस्तों, मुख्य काम था। क्या औद्योगिक गतिविधियाँ, धातु के काम, चमड़े के काम और बढ़े और मिट्टी के बर्तनों की उन्नति के साथ विशिष्ट हो गई। लोहा पाया गया दोस्तों। ठीक है, क्या बोला, आंतरिक व्यापार के साथ विदेशी व्यापार बड़े पैमानों पर हो गया। उन्होंने समुद्र के माध्यम से बाबुल के साथ व्यापार किया था दोस्तों। उत्तर वैदिक काल के लोग जो है ना, अर्थव्यवस्था के लिए समुद्र के माध्यम से किसके साथ व्यापार किया है, बाबुल के साथ व्यापार किया है। ठीक है, वंशानुगत व्यापारी वाणिया एक अलग वर्ग के रूप में सामने आया दोस्तों। क्या वंशानुगत व्यापारी वाणिया एक अलग वर्ग के रूप में क्या सामने आए दोस्तों। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। आगे में क्या बोला है दोस्तों, व्यापार वाणिज्य के लिए लिप्त वैश्य ने खुद को गण के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे सिक्के में क्या था दोस्तों, निष्का सत्यनाम, सोने के सिक्के और कृष्णा चांदी के सिक्के मतलब विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया था दोस्तों। चांदी के सिक्के क्या विनिमय माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आप लोग इसको भी याद रखना। ठीक है, क्या बोला, उत्तर वैदिक काल में धर्म, कौन कौन धर्म था दोस्तों, क्या बोला, इंद्र और अग्नि ने अपना महत्व खो दिया दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में धर्म में जो है ना, इंद्र और अग्नि ने क्या अपना महत्व खो दिया। ठीक है, प्रजापति प्रजापति का क्या था, निर्माता। विष्णु काम करता है रक्षक। प्रजापति काम करता है निर्माता करना, विष्णु काम करता है रक्षा करना। रुद्र का काम करता है विध्वंसक। महत्वपूर्ण भगवान माने गए दोस्तों। कौन कौन माने गए थे, प्रजापति, विष्णु, रुद्र क्या था, महत्वपूर्ण भगवान माने गए थे। कौन काल में, उत्तर वैदिक काल में। आप लोग इसको भी याद रखना। ठीक है, यज्ञ और अनुष्ठान अधिक विस्तृत हो गए लेकिन प्रार्थनाओं के महत्व में गिरावट आई दोस्तों। यज्ञ और अनुष्ठान अधिक विस्तृत हो गए लेकिन प्रार्थना के महत्व में क्या गिरावट आई थी। पुरोहितों एक वंशानुगत पेशा बन गया दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में पुरोहितों एक वंशानुगत पेशा बन गया। उन्होंने अपने अनुष्ठानों को, बलिदानों के नियमों को निर्धारण किया। ठीक है, इसीलिए इस युग का अंत तक पुरोहितों वर्चस्व, विस्तृत बलिदान और अनुष्ठानों के खिलाफ भी कई प्रतिक्रिया, इससे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का क्या हुआ दोस्तों, उदय हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
आगे क्या बोला दोस्तों, वेद, वेद से संबंधित नदियाँ, वेद में जो है कौन कौन नदियाँ का दोस्तों मतलब उपयोग हुआ है, कौन कौन नदियाँ का चर्चा हुआ, नदी मतलब कौन कौन नदी का चर्चा हुआ, चलिए हम देखते हैं। बोला कि भारतीय सभ्यता संस्कृति में नदियों की काफ़ी महत्व रहा है दोस्तों। भारतीय संस्कृति सभ्यता में क्या है दोस्तों, का नदी का जो है नदी काफ़ी चर्चा में रहा है। कौन कौन, शायद इसीलिए हमने इसे गंगा जमुना संस्कृति या गंगा जमुनी तहजीब के रूप में भारतीय सामाजिक संस्कृति भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे में क्या है, कौन कौन नदी का चर्चा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या था, ऋग्वैदिक नदी और क्या आधुनिक नाम। ऋग्वैदिक काल में क्या नाम था और अभी क्या नाम है दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में सिंधु, सिंधु, अभी का आधुनिक नाम क्या है दोस्तों, सिंधु ही है। ऋग्वैदिक काल में क्या नाम था, क्या नदी था, नाम था वितिस्ता, अभी क्या नाम क्या है दोस्तों, झेलम। वितिस्ता नदी का नाम क्या हो गया, झेलम। ऋग्वैदिक काल में नदी का था अस्कनी, उसका नाम क्या हो गया, चनाब। विप्सा, विप्सा का नाम क्या हो गया दोस्तों, ब्यास, ब्यास, विप्सा का नाम क्या हो गया, ब्यास। पुरुषनी, पुरुषनी का नाम क्या होगा दोस्तों, रावी। सदुर्सी का नाम क्या हो गया, सतलज हो गया। कुम्भू, कुरुम्बू का नाम क्या होगा, कूरम। कुंभा का नाम क्या, कुंभा का नाम क्या होगा दोस्तों, काबुल हो गया है। कुंभा, कुंभा का नाम क्या हो गया, अभी आधुनिक नाम में काबुल हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आज तक सब्जेक्ट यहीं तक था, वैदिक काल समाप्त हुआ। आप लोग को वीडियो कैसे लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए